पर्यावरणीय अर्थशास्त्र एक आज के समय का बड़ा ही प्रासंगिक विषय है और अर्थशास्त्र से संबंधित लोगों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इससे संबंधित कई टॉपिक्स और कई बातें हैं। आज एक विशेष संदर्भ की बात करते हैं और वो है इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जो पर्यावरणीय विनियमन किए जाते हैं, सरकार जो विभिन्न प्रकार के तरीके कानून बनाती है, उनका एक आर्थिक औचित्य क्या है। जब इकोनॉमिक रेशनल की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है वो बेस्ट कंडीशंस क्या हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से वो सर्वोत्तम दिशाएं क्या हैं जो बेस्ट हैं, और अगर उनसे कोई डेविएशन होता है तो वो मार्केट फेल्योर है, और अगर मार्केट फेल्योर है तो उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी अथॉरिटी की है। अथॉरिटी मीन्स सरकार, और जब सरकार उसको करेक्ट करती है तो उसके तरीके से एक पॉलिसी, एक नीति और एक कार्यक्रम निकलता है जो ये आधार बताता है कि क्यों सरकार ऐसा काम कर रही है। इन इकोनॉमिक्स, when we talk about best, then there is Pareto optimality criteria. Pareto optimality criteria में हम जानते हैं कि पेरेटो अनुकूलतम दशा वो दशा है जहाँ पे अगर आप किसी को, एक व्यक्ति को भी अच्छा करना चाहेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होगा। इट मीन्स पेरेटो बेस्ट या पेरेटो ऑप्टिमलिटी कसौटी वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति को आपको बेहतर करना संभव नहीं है। दिस इज अल्टीमेट। पेरेटो क्राइटेरिया के हिसाब से जो पेरेटो बेस्ट है वो हमको तब मिलता है जब पेरेटो की 3 सीमांत दशाएं पूरी हों। 3 मार्जिनल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। एफिशिएंसी इन एक्सचेंज, अगर 2 गुड्स हैं एक्स और वाई और 2 कंज्यूमर हैं ए और बी, देन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x and y for A should be equal to MRS for x and y for B. फर्स्ट मार्जिनल कंडीशन। इससे हमको एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर एक्सचेंज मिलता है, जिसको हम यूटिलिटी स्पेस में ट्रांसफर करते हैं, वहाँ हमें यूपीसी मिलता है। सेकंड कंडीशन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहाँ allocation of factors in between production of x and y, MRTS LK, MRTS labor and capital for x should be equal to MRTS labor and capital for y। जहाँ ये शर्त पूरी होती है वहाँ प्रोडक्शन सेक्टर में हमको एक सामंजस्य मिलता है। और पेरेटो की तीसरी कंडीशन फर्स्ट और 1 और 2 दोनों कंडीशंस का मिश्रण है। दिस इज कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स वेयर MRPT, marginal rate of product transformation in between x and y, should be equal to MRS x and y for A, consumer A, and that should be equal to MRS XY for the consumer B. Third condition is ultimate condition, which incorporates both the conditions 1 and 2. Then all the 3 marginal conditions are satisfied. Then we get grand utility possibility curve.
in the utility space. And each and every point of the grand utility possibility curve is best because each and every point of the grand utility possibility curve satisfies all the three Pareto optimality conditions. So you can say that from all three conditions, grand utility possibility curve is locus of the best points which satisfies all the three Pareto optimality conditions. What happens? Pareto optimality conditions की भी limitations रही हैं कि Pareto optimality conditions necessary conditions हैं, sufficient condition नहीं है, क्योंकि Pareto ये बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि इन सारे सिचुएशंस में किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बेस्ट कौन होगा। ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व में अगर 25 पॉइंट्स हैं तो सारे सर्वोत्तम है, तो किसी भी एक समय पर कौन सा बिंदु होगा? उन 25 में से 25 तो नहीं होंगे। इस आधार पे अगर देखा जाए तो Pareto ऑप्टिमलिटी कंडीशन की इस लिमिटेशन को बर्गसन सैमुअलसन के सोशल वेलफेयर फंक्शन ने पूरा किया। एंड व्हेन वी इम्पोज the social welfare function of Bergson and Samuelson in Pareto optimality grand utility possibility curve, then we get the point of bliss, that is best of best. ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व के जो 25 बेस्ट पॉइंट थे उनमें से एक पॉइंट का चयन हो गया, दैट इज पॉइंट ब्लिस पॉइंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट, एंड दिस पॉइंट इज फर्स्ट बेस्ट। अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम स्थिति जो हो सकती है वो यही है। Pareto ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया का बेस परफेक्ट कंपटीशन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, इसीलिए ये जो बात आती है बेस्ट, दिस इज फर्स्ट बेस्ट, प्रथम श्रेष्ठ, यही चाहिए। हर अर्थव्यवस्था का वांछित यही होता है, चाहे अर्थव्यवस्था में किसी बात का जिक्र एनवायरनमेंट से हो या आर्थिक वस्तुओं से हो या किसी से हो। अब बात करते हैं वायलेशन ऑफ एफिशिएंसी कि ये जो Pareto एफिशिएंसी कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस जिनका समग्र रूप ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, जिससे हमको फर्स्ट बेस्ट मिलता है। ये फर्स्ट बेस्ट हमको कब नहीं मिलता? हमें ये फर्स्ट बेस्ट कब नहीं मिलता? Pareto ऑप्टिमलिटी, Pareto ऑप्टिमम कंडीशन कब नहीं मिलती? इसके कई कारण हैं। एक, अगर बाजार परफेक्ट कंपटीशन का ना हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन का हो, अगर एक्सटर्नलिटीज प्रेजेंट हो, बाध्यताएं उपस्थित हो, अगर उत्पादित वस्तु या सेवा का स्वभाव सामाजिक वस्तु का हो, अगर बाजार सूचनाएं असम्मित हो, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, अगर प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड ना हो, स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित ना हो, परिभाषित ना हो, अगर पेटेंट राइट्स हो या और दूसरे तरीके की चीजें हों, इन सभी कारणों में से अगर कोई भी एक कारण उपस्थित है तो बाजार विफलता होती है और Pareto की जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं हो पाती। देयर इज वायलेशन ऑफ ऑप्टिमलिटी कंडीशंस एंड यू विल नेवर गेट फर्स्ट बेस्ट। जब फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता तो हमको सेकंड बेस्ट की ओर जाना होता है और दूसरे तरीके देखने होते हैं। ये सामान्य आर्थिक सिद्धांत है। बात हम एनवायरनमेंट की अगर करें तो हम एनवायरनमेंट के केस में देखते हैं कि इन सभी बताए गए कारणों में से 3 कारण ऐसे हैं जो पर्यावरणीय क्षेत्र में हमें
दिखते हैं और जो बाजार विफलता का कारण बनते हैं, जो एफिशिएंसी कंडीशंस को वायलेट करते हैं। पहला कारण प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी। पोल्यूशन इज एक्सटर्नलिटी, पोल्यूशन इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। दूसरा कारण environmental quality is a luxury good, and environmental quality has a nature of social good, public good, and whenever there is case of public good, it means the provision is being taken by the government। और जहाँ कहीं भी सामाजिक वस्तु का संदर्भ आ जाता है, जैसा कि पर्यावरणीय गुणवत्ता सामाजिक वस्तु है, तो मार्केट फेल्योर। तीसरा, अगर स्वामित्व अधिकार प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं है तो भी बाजार विफलता होती है और कुशलता शर्तों का उल्लंघन हो जाता है। सो इन केस ऑफ एनवायरनमेंट देयर आर 3 फैक्टर्स which lead to violation of efficiency conditions and which are responsible for market failure. Presence of externality, that is pollution. Presence of environmental quality which has the nature of public good. Non-rival consumption, joint consumption, non-exclusion. And third, absence of property rights. इन तीनों का जिक्र अलग से करते हैं। हम जानते हैं कि अगर पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल सबको चाहिए, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, इसका उपयोग सभी करते हैं, किसी एक का उपयोग दूसरे को वंचित नहीं करता, कोई अपने उपयोग से दूसरे को वंचित कर भी नहीं रहा है, देयर इज जॉइंट कंजम्पशन। तो ऐसा पब्लिक गुड नेचर अगर इन्वायरमेंटल क्वालिटी का है तो मार्केट इसका जवाब नहीं दे पाएगा। मार्केट, एडम स्मिथ का मार्केट, फ्री प्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। एडम स्मिथ का मार्केट वो मार्केट है जहां मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करती हैं और सामंजस्य देती हैं। लेकिन बाजार के अंतर्गत बाजार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर को एडजस्ट कर सके, इनकॉर्पोरेट कर सके। इसीलिए जब किसी वस्तु या सेवा का स्वभाव सामाजिक वस्तु का हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरणीय वस्तु, इन्वायरमेंटल क्वालिटी, तो इसका एडजस्टमेंट, इसका प्रोविजन भी मार्केट नहीं कर पाता। फर्स्ट कॉज ऑफ मार्केट फेल्योर, प्रॉपर्टी राइट्स अगर डिफाइंड नहीं है, संपत्ति अधिकार अगर सुस्पष्ट नहीं है, परिभाषित नहीं है, तो क्या होगा? एक झील है, उस झील के एक साइड में पेपर फैक्ट्री है, पेपर मिल है, पेपर मिल पेपर का उत्पादन कर रही है, उसको बेच रही है, लाभ कमा रही है, और उसके पेपर के उत्पादन से पेपर प्रोडक्शन इज पोल्यूशन प्रोन। पेपर इंडस्ट्री इज डर्टी इंडस्ट्री। वो अपने सारे अपशिष्ट को नदी में प्रवाहित कर रही है, झील में प्रवाहित कर रही है। पेपर मिल इज यूजिंग द रिवर फॉर डिस्चार्जिंग द वेस्ट, पोल्यूशन। उसी झील के दूसरी ओर एक फिश हैचरी है जहां मछलियों का उत्पादन हो रहा है। फिश हैचरी भी झील के पानी का उपयोग अपने हित में कर रही है मछलियों के उत्पादन में। झील का पानी, नदी का पानी, दोनों लोग ज्वाइंटली यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी के नाम नहीं लिखा हुआ है कि झील किसकी है, ना पेपर मिल की है और ना ही फिश हैचरी की। मालिकाना हक डिफाइन न होने से समस्या क्या आती है? फिश हैचरी झील का उपयोग करेगी अपने गंदे पानी को बहाने के लिए। पेपर मिल यूज करेगी पानी को
अपने गंदे पानी को, अपनी गंदगी को बहाने के लिए। फिश हैचरी यूज करेगी पानी को मछलियों के ज़्यादा उत्पादन के लिए। लेकिन नतीजा क्या होगा? धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात नदी का, नहर का, झील का पानी प्रदूषित होता जाएगा। लेकिन इससे पेपर के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे फिश हैचरी का जो प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन होगा और फिश का प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन होगा, एंड दिस इज ए केस ऑफ मार्केट फेल्योर। तीसरी बात प्रदूषण की करते हैं। पोल्यूशन इज निगेटिव एक्सटर्नैलिटी। प्रदूषण एक वाह्यता है और प्रदूषण की उपस्थिति निश्चित रूप से जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको सोशल कॉस्ट से अलग करती है। मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर कोई नियमन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो, तो कोई भी प्राइवेट प्रोड्यूसर जिसका उत्पादन पोल्यूशन करता है वह हमेशा अपने उत्पादन, उसकी बिक्री और उसके लाभ के बारे में सोचेगा। कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसके उत्पादन से कितना प्रदूषण हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नलिटी इज द कॉस्ट फॉर द थर्ड पार्टी एंड दैट इज सोसाइटी। तो अब ये एक्सटर्नलिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं एक्सटर्नलिटी दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड निगेटिव एक्सटर्नलिटी। निगेटिव एक्सटर्नलिटी पोल्यूशन है और निगेटिव एक्सटर्नलिटी पोल्यूशन की वजह से जब तक हम एक्सटर्नल कॉस्ट को किसी तरीके से इंटरनलाइज ना करें तब तक बाजार, मार्केट मैकेनिज्म की ये लिमिटेशन है कि बाजार के पास अपने पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो एक्सटर्नलिटी को एडजस्ट कर सके। मार्केट हैज़ नो पावर, नो सिस्टम टू एडजस्ट एक्सटर्नलिटी or to internalize externality, whether it is positive externality or negative externality. What happens? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है तब भी, निगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है तब भी मार्केट इज हेल्पलेस, देयर इज मार्केट फेल्योर। एनवायरनमेंट के केस में एनवायरमेंटल क्वालिटी का पब्लिक गुड नेचर का होना, कई केसेस में स्वामित्व अधिकारों का डिफाइंड ना होना, स्पेशली सीपीआर के केसेस में कॉमन प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं, सामुदायिक संपदा अधिकार हैं, वहाँ प्रॉपर्टी राइट डिफाइंड नहीं होते, इसीलिए वहाँ पर फेल्योर आता है एंड वी गेट द सिचुएशन ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गेट हार्डिंग। और तीसरा एक्सटर्नलिटी की प्रेजेंस, एक्सटर्नलिटी निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। ये तीन वो कारण हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में हैं, जिसकी वजह से जो कुशलता शर्तें हैं उनका पर्यावरणीय क्षेत्र में उल्लंघन होता है। और जब भी कुशलता शर्तों का उल्लंघन होता है तो हमको फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता, और फर्स्ट बेस्ट नहीं मिलता, दिस इज मार्केट फेल्योर, because market is not able to control, market is not able to adjust all these things. Market has no system to adjust this. This is market failure. What is the impact of market failure? जब कभी भी बाजार विफलता होगी, मार्केट फेल्योर होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ पेरेटो ऑप्टिमलिटी की 3 कंडीशंस के हिसाब से जो फर्स्ट बेस्ट के लिए सप्लाई साइड के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी, वो डिमांड साइड के हिसाब से, सोशल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से मैच नहीं कर रही हैं। झील के उदाहरण में पेपर का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, फिश का अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। समाज जितना पेपर चाहता था उससे ज़्यादा पेपर का प्रोडक्शन हो रहा है, समाज जितना
फिश का प्रोडक्शन चाहता था, उससे कम फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन इज नॉट इन मैच विद सोशल प्रायोरिटी। मार्केट फेलियर का यही इम्पैक्ट है। हम जो कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो जिसको चाहिए उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं है। दिस इज मार्केट फेल्योर, दिस इज वायलेशन ऑफ efficiency conditions, this is violation of first best, and this is the limitation of the market. So if there is market failure, what happens? पूरी इकोनॉमिक थ्योरी बताती है कि जब कभी भी बाजार विफलता होती है, then it is the duty of the authority, it is the duty of the government, it is the duty of the authority to correct market failure, to correct efficiency conditions, to do the needful so that efficiency conditions can be restored. If efficiency conditions are restored, it means that you have corrected the market failure. ये अपने आप नहीं होगा, ये मैं बताऊं नहीं होगा, ये आप बताएं नहीं होगा. It needs a system, and that system is authority, government, and that is the rationale of governmental intervention whenever there is case of market failure. पूरा इकोनॉमिक लिटरेचर इसको बताता है. और इसको जब हम एनवायरनमेंट की फील्ड में लाते हैं कि क्यों भाई, क्यों सरकार हस्तक्षेप करे, क्यों सरकार पर्यावरण विनियमन के बारे में सोचे, क्यों सरकार एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रेगुलेट करने के बारे में नियम बनाए, सरकार क्यों करे? दिस इज द लॉजिक, दिस इज द इकोनॉमिक रेशनेल ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंटल एटीट्यूड. सरकार इसलिए करे क्योंकि इकोनॉमिक थियरी, इकोनॉमिक लिटरेचर ये कहता है वेन एवर देर इज मार्केट फेल्योर, it is a duty of the authority or government to correct the market failure and to restore the efficiency. अर्थात ऐसे प्रयास अथॉरिटी या सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए जिससे कि जो चीज़ें मार्केट एडजस्ट नहीं कर पा रहा है उसके लिए सरकार नियम बनाए, कानून बनाए, बातें बनाए, जिससे कि वो मार्केट फेल्योर दूर हो. और जब मार्केट फेल्योर दूर होगा तो हम एफिशिएंसी कंडीशंस पर लौट आएंगे, और जब लौटेंगे तो हमको फर्स्ट बेस्ट मिलेगा, जो ये बताता है कि जो भी सप्लाई साइड इकॉनमी की है प्रोडक्शन और एक्सचेंज में, हमारी इकॉनमी में जो सोसाइटी है उसकी जो डिमांड साइड है वो उससे मैच करती है. इसीलिए एनवायरनमेंट के केस में भी जब हम ये देखते हैं कि जो समस्याएं हैं जिन्होंने मार्केट फेलियर को क्रिएट किया, उनको दूर करने के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशन, पर्यावरणीय विनियमन कौन करे, तब हमें दिखता है कि देयर इज रेशनेल ऑफ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन केस ऑफ एनवायरमेंट. सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य है. और इसीलिए हम ये देखते हैं कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट अपने पास जो तरीके देखती है उनको अपनाती है. वहाँ सरकार की भी एक ड्यूटी हो जाती है कि मेरे हाथ में बहुत सारे तरीके हैं जिनका उपयोग हम एनवायरमेंटल रेगुलेशन के लिए कर सकते हैं, जिससे कि मार्केट फेल्योर करेक्ट हो, एफिशिएंसी कंडीशंस लौट आए. बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसी तरीके का चयन किया जाए. किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवायरनमेंट की उसी भी विधि का, उसी तरीके का, उसी मेजर का, उसी टूल का चयन किया जाए जो इस प्रकार का हो, जो समस्या का सही हल भी दे और उसका सॉल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. हम ऐसा समाधान दे दें जो अच्छा तो है लेकिन बहुत खर्चीला है. नो, the solution or the measure suggested by the government in environmental regulation, that should be cost effective and optimal. Cost effective and optimal.
इस आधार पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन गवर्नमेंट करती है। इसका लॉजिक जब क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके के रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पहले वो रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कन्वेंशनल हैं, पारंपरिक हैं, जिनको हम कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स में लायबिलिटी लॉज, उत्तरदायित्व कानून, एमिशन स्टैंडर्ड्स, उत्सर्जन मानक और एलोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति अधिकारों का आवंटन, ये 3 विधियां आती हैं। ये कन्वेंशनल मेजर्स हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी बड़ा काम हुआ है, हालांकि विकसित देशों ने ही इन समस्याओं को बढ़ाया भी है, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के विषय में जो एकेडमिक और प्रैक्टिकल काम हुआ है वो भी विकसित देशों में ही ज़्यादा हुआ है। अमेरिका की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, यहाँ से बहुत सारे कामों की शुरुआत होती है जो दूसरे देशों के लिए उदाहरण बनते हैं। कमांड एंड कंट्रोल मेजर्स कन्वेंशनल मेजर्स हैं, पुराने मेजर्स हैं। EPA ने इनकी शुरुआत की थी। पारंपरिक तौर पे इनका उपयोग होता है। भारत में आज भी प्रैक्टिकली जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की, इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशन की पॉलिसी है वो कमांड एंड कंट्रोल बेस्ड है। तो ये 3 मेथड कमांड एंड कंट्रोल में आते हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या हम लोग बाद में किसी लेक्चर में करेंगे। दूसरे तरीके के मेथड्स हैं मॉडर्न मेथड्स, जिनको हम मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, बाजार आधारित अस्त्र कहते हैं। ये मेजर्स मॉडर्न मेथड्स हैं जिसमें पोल्यूशन टैक्स, एफ्लुएंट टैक्स सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम सम्मिलित करते हैं पोल्यूशन परमिट सिस्टम को, जिसमें हम सम्मिलित करते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को, जिसमें हम सम्मिलित करते हैं रिफंडेबल डिपॉजिट्स को आदि। ये सारे बाजार आधारित उपकरण हैं, टूल्स हैं, इनको हम मॉडर्न मेथड्स कहते हैं। आजकल विकसित देशों में इस पर काम ज़्यादा है। मॉडर्न मेथड्स की एक सुपीरियरिटी है और वो ये कि कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स के तुलना में जो मॉडर्न मेथड्स हैं ये प्रदूषणकर्ताओं को ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं कि वो प्रदूषण को कंट्रोल करें। और दूसरी ओर कमांड एंड कंट्रोल मेथड्स की तुलना में जो मॉडर्न मेथड्स हैं, मार्केट बेस्ड मेथड्स हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी हैं। इस आधार पे जो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, दे आर मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू कमांड एंड कंट्रोल methods.